बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूज़ ऑफ आयरनी, विट एंड स्टाइल। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करने से पहले आइए मेन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर: नंबर 1, इंट्रोडक्शन। नंबर 2, लॉकिन मेक्स अ कॉमिक यूज़ ऑफ आयरनी। लॉकिन तंज का मज़ाहिया इस्तेमाल करता है। नंबर 3, यूज़ ऑफ आयरनी इन द डिफरेंट पोएम्स ऑफ लॉकिन। लॉकिन की मुख्तलिफ नज़मों में तंज का इस्तेमाल। नंबर 4, आयरनी मेक्स लैटिन्स पोइट्री एक्साइटिंग। तंज लॉकिन की शायरी को जज्बात अंगेज़ बना देता है। नंबर 5, कंक्लूजन, अंजाम या इख्तिताम। डियर स्टूडेंट्स, आइए अब क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करते हैं। यूज़ ऑफ आयरनी, विट एंड स्टाइल। तंज, हाज़र जवाबी या जहानत, और तंज या तारीज़ का इस्तेमाल। आयरनी इज़ वन ऑफ द मोस्ट कंस्पिकुअस फीचर्स ऑफ लॉकिन्स पोइट्री। आयरनी, तंज, इज़ वन ऑफ द मोस्ट कंस्पिकुअस फीचर्स ऑफ लॉकिन्स पोइट्री। लॉकिन की शायरी के मशहूर, बहुत ज़्यादा मशहूर खसूसियात में से एक है स्टाइल, विट एंड आयरनी, और द रीडीमिंग फीचर ऑफ लॉकिन्स पोइट्री। स्टाइल, तारीज़, हाज़र जवाबी और तंज, और द रीडीमिंग फीचर, आज़ाद करने वाली खसूसियत है ऑफ लॉकिन्स पोइट्री, लॉकिन की शायरी की। बट दीज आर स्टीप्ड इन पेसिमिज्म एंड these elements save his poetry from vapidity and dreariness. But these are steeped in pessimism. लेकिन ये मायूसी में अमूदी डहलवान हैं। And these elements save his poetry, और ये अज्जा, ये अनासर उसकी शायरी को बचाते हैं फ्रॉम वेपिडिटी एंड ड्रेरीनेस, बेलुत्फ़ी और उदासी से। लॉकिन इज एबल टू फाइंड ह्यूमर इवन इन स्टरिलिटी। लॉकिन यहाँ तक के बंजरपन से, भांजपन से मज़ा तलाश करने के, ढूंढने के काबिल है। एंड इट टेस्टिफाइज टू हिज इमेजिनेटिव पावर, और ये उसकी पुरतख़य्यल ताकत की तस्दीक करता है। एज वेल एज हिज नेक ऑफ सीइंग थिंग्स, और इसके साथ साथ उसकी चीज़ों को देखने की काबिलियत इन अ डिफरेंट वे, मुख्तलिफ अंदाज में। लॉकिन मेक्स अ कॉमिक यूज़ ऑफ आयरनी। लॉकिन तंज का मज़ाहिया इस्तेमाल करता है। Though there almost some sort of irony in his serious poems, अगरचे there almost some sort of irony, कुछ किस्म की तंज in his serious poems, उसकी संजीदा नज़मों में, which are characterized, जिनकी किरदार साजी की गई है by a gloomy and pessimistic outlook, अफसुर्दा और मायूसाना नज़रिए में। इन मैनी केसेस, बहुत सी सूरतों में, लॉकिन एम्प्लॉयज आयरनी टू पोक फन एट हिमसेल्फ। लॉकिन तंज का इस्तेमाल करता है अपने आप पर मजाक को छेड़ने के लिए। ऑफ कोर्स, बिलाशुबा ही मेक्स यूज़ ऑफ आयरनी, वो आयरनी का इस्तेमाल करता है टू मॉक एट दी ऑब्जेक्शनेबल थिंग्स, काबिले इतराज़ चीज़ों का मजाक उड़ाने के लिए, विच आर टेकिंग प्लेस इन हिज कंट्री, जो उसके मुल्क में वाक़या हो रही हैं। बट ही आल्सो शोज़ अ मार्क्ड टेंडेंसी, लेकिन वो एक निशानज़दा रुझान इस्तेमाल करता है
टू मॉक एट हिमसेल्फ, अपना मजाक उड़ाने के लिए। हिज पोएम्स लाइक टोड्स, उसकी नज़में जैसा कि टोड्स। पोएट्री ऑफ डिपार्चर्स, वर्स डी सोसाइटी, चर्च गोइंग, मिस्टर बेलिनी। एम्बुलेंसेस 1914, हाई विंडोज एंड डाकरी एंड सन आर फुल ऑफ आयरनी एंड स्टाइल, आयरनी और सटायर से भरपूर हैं, तंज और तारीफ से भरपूर हैं। द पोएम टोड्स ब्लेंड्स कॉमेडी विद यूनिवर्सल ट्रूथ, नज़म टोड्स आमेज़श करती है, यकजान करती है कॉमेडी को, मज़ाया अंदाज को, विद यूनिवर्सल ट्रूथ, आलमगीर सच्चाई के साथ। द पोएट कंसिडर्स हिज डेली ऑफिशियल रूटीन एज अ टोड, द पोएट कंसिडर्स हिज डेली ऑफिशियल रूटीन, शायर अपनी रोज़ाना की दफ्तरी रूटीन को समझता है एज अ टोड, एक टोड के तौर पे। टोड इज एन अम्यूजिंग इमेज सिग्निफाइंग द हैवी एंड डिटेस्टेबल मोनोटोनस वर्क सिटिंग टाइट ऑन आवर शोल्डर्स। टोड एक महसूस करने वाली तस्वीर है, सिग्निफाइंग द हैवी, अलामत जाहिर करते हुए भारी और काबिल नफरत उकता देने वाले काम की। सिटिंग टाइट ऑन आवर शोल्डर्स, हमारे कंधों पर चुस्त बैठे हुए। ही वॉन्ट्स टू गेट रिड ऑफ इट, वैसे छुटकारा हासिल करना चाहता है। एज दिस टोट, क्योंकि ये मेंढक डेली वर्क, रोजाना का काम, मेक्स द एवरी वीक ऑफ हिज लाइफ मिजरेबल, उसकी जिंदगी के हर हफ्ते को खस्ता हाल बना देता है। एंड ही हैज टू एंड्योर दिस टोड जस्ट टू पे अ फ्यू बिल्स, और उसे इस टोड को, इस मेंढक को बर्दाश्त करना पड़ता है सिर्फ चंद बिल अदा करने के लिए। एंड टू मीट हिज रूटीन एक्सपेंसेस, और अपने मामूल के अखराजात पूरे करने के लिए। एंड इवन द मनी ही रिसीव्स फॉर एंड्यूरिंग दिस टोट इज टू लिमिटेड टू डू एनीथिंग, और यहाँ तक कि रकम जो वो वसूल करता है इस मेंढक को बर्दाश्त करने के लिए इतनी महदूद है कि इससे कुछ किया नहीं जा सकता। ही सेज, वो कहता है 6 days ऑफ द वीक इट सॉइल्स, हफ्ते के 6 दिन ये गंदा करता है। विद इट्स सिकनिंग पॉइजन, अपने बीमार कुन जहर के साथ। द एंटी क्लाइमैक्स इज दैट, एंटी क्लाइमैक्स अरूज के खिलाफ, इज दैट ऑल हिज इरिटेशन ऑफ दिस टोट कम्स टू नथिंग, कि उसकी तमाम तर परेशानी कम्स टू नथिंग, किसी नुक्ते पर नहीं आती, किसी नतीजे पर नहीं आती। When he realizes the futility of his attempt to keep away from the dull routine of the regular job, जब वो महसूस करता है the futility of his attempt, अपनी कोशिश की फजूलियत को, बेकारी को, to keep away, दूर रखने के लिए, from the dull routine of the regular job, बाकायदा मुलाजमत की सुस्त रूटीन से दूर रखने के लिए। विच एश्योर्स हिम अ सिक्योर लिविंग, जो उसे एक महफूज जिंदगी गुजारने का यकीन दिलाती है। ही विशेस टू लीव दिस जॉब, वो इस मुलाजमत को छोड़ने की ख्वाहिश करता है। बट ही, लेकिन वो, कैन नॉट लीव इट, इसे नहीं छोड़ सकता। बिकॉज ही नोज दैट टू लीड अ लाइफ विदाउट वर्क, क्योंकि वो जानता है कि काम के बगैर जिंदगी गुजारना इज समथिंग विच ही कैन ओनली ड्रीम, कुछ ऐसा है जिसका वो सिर्फ ख्वाब देख सकता है अबाउट के बारे में। बट कैन नॉट एक्चुअली अडॉप्ट इट, लेकिन हकीकत में इसे इख्तियार नहीं कर सकता। ही नोज दैट देयर इज सम काइंड ऑफ टोट इन हिम, वो जानता है
कि किसी किस्म की टोड की किस्म उसके अंदर मौजूद है, which forces him to continue this toad job, जो उसे मजबूर करती है इस टोड जॉब को जारी रखने पर। Poetry of Departures is highly ironical, इंतहाई तंजिया है। एमल रोजेंथल regards it as a wistful, एमल रोजेंथल इसे हसरत भरी समझता है। सेल्फ मार्किंग जोक, जाती मजाक उड़ाने वाला मजाक समझता है। About the dream of freedom out of the echoes from the melodrama of everyday speech, about the dream of freedom, आज़ादी के ख्वाब के बारे में। आउट ऑफ द एकोस, उस गूंज से, उन गूंजों से। फ्रॉम द मेलोड्रामा ऑफ एवरीडे स्पीच, हर रोज की बात या गुफ्तगू की दिलचस्प बात से। ही chucked up everything and just cleared off, उसने हर चीज को छोड़ दिया। and just cleared off, और महज साफ कर दिया। the notion that we can gain liberation by throwing away out present way of life, ये ख्याल या नजरिया कि हम आज़ादी हासिल कर सकते हैं by throwing away out present way of life, मौजूदा जिंदगी के तरीके को फेंक कर। and by trying to choose a vaguely imaginative alternative in chimerical, और by trying to choose, और इंतखाब करने की कोशिश करके एक गैर वाज़े पुरतखय्यल मुतबादल is chimerical, ख्याली है। The double irony lies in romanticizing a new imaginary life to evade responsibilities of life. The double irony, दोहरी आयरनी, दोहरा तंज पड़ा है। रोमांटिसाइजिंग, रोमानवी बनाने में, एक न्यू इमेजिनरी लाइफ, एक नई ख्याली जिंदगी को, टू अवेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ लाइफ, जिंदगी की जिम्मेदारियों से बच निकलने के लिए। सनी प्रेस्टेटन satirizes at the very dependence of the modern times. सनी प्रेस्टेटन तंज करता है at the heavy dependence, भारी इन्हिसार पर, of the modern times, जदीद वक्तों के, जदीद ज़माने के, on vulgar and sexy advertisement, बेहुदा और जिनसी इश्तिहार पर। और रेलवे स्टेशन पोस्टर promises pleasure, रेलवे स्टेशन का एक इश्तिहार खुशी का वादा करता है। थ्रू द सेंसुअल इमेज ऑफ अ गर्ल, एक जिनसी तस्वीर के ज़रिए, ऑफ अ गर्ल, एक लड़की की, इन स्विम सूट, तैराकी के लिबास में। बट द आयरॉनिकल एंटी क्लाइमैक्स अपीयर्स, लेकिन तंजिया एंटी क्लाइमैक्स जाहिर होता है at the end with a post replaced by a fight cancer, at the end, आखिर में, with a poster, एक इश्तिहार के साथ जो रिप्लेस करता है फाइट कैंसर के लिए, कैंसर सरतान के लिए लड़ाई। स्लोगन विच shatters the romantic illusion, एक ऐसा नारा जो बखेर देता है रोमानवी फरेब को, फरेब निगाह को। प्रोजेक्टेड बाय द सेक्सी पोस्टर, जो कि सेक्सी पोस्टर की तरफ लगी हुई है। द स्लोगन इम्प्लाइज द कैंसरस नेचर ऑफ द सेक्स सिंबल, द स्लोगन इम्प्लाइज, नारे का मतलब है द कैंसरस नेचर, सरतान की तरह की फितरत, ऑफ द सेक्स सिंबल, जिनसी अलामत की। दिस पोएम इज एट वंस फनी एंड हॉरिड इन इट्स अफेक्ट, ये नज़म एट वंस फौरन मज़ाया है और अपने असर में खौफनाक है। इट एक्सपोजेज द फॉल्स नेचर
ऑफ रोमांटिसाइजिंग एडवर्टीजमेंट्स, ये बेनकाब करती है झूठी फितरत को। ऑफ रोमांटिसाइजिंग एडवर्टीजमेंट्स, रोमानवी बनाने वाले इश्तिहारात की। वर्स दी सोसाइटी इज अ सैटिरिकल पोएम। वर्स दी सोसाइटी एक तंजिया नज़म है दैट रिडिक्यूल्स द नोशन दैट बीइंग सोशेबल, दैट रिडिक्यूल्स जो मजाक उड़ाती है, तमस्कर उड़ाती है, द नोशन इस ख्याल या इस नज़रिए का, दैट बीइंग सोशेबल इज़ अ ग्रेट वर्चू, कि मिलनसार होना एक बड़ी खूबी है। द पोएट इज इनवाइटेड टू कॉकटेल पार्टीज, शायर को कॉकटेल पार्टीज में दावत दी जाती है। कॉकटेल पार्टीज ओछी पार्टियाँ या फलों के मशरूब वाली पार्टियों में। He sees through the hypocrisy of the invitation, वो दावत की मुनाफिकत के जरिए देखता है, which boils down the real meaning, जो हकीकी मानी को उबालती है। My wife and I asked a crowd of crabs, मेरी बीवी ने और मैंने घटिया लोगों के हजूम से पूछा, to come and waste their time and ours, आने के लिए और अपना वक्त ज़ाया करने के लिए और हमारा वक्त ज़ाया करने के लिए। परहैप्स शायद, you'd care to join us, आपको हमारे साथ शामिल होने में केयर करनी होगी, एहतियात करना होगी। इन अ पिग्स आर्स, एक सूर या खंजीर के चूतड़ में। ही रिलुक्टेंटली एक्सेप्ट्स द इन्विटेशन, वो नारजामंदी से दावत को कबूल करता है। टू एस्केप हिज ओन लोनलीनेस, अपनी तन्हाई से बचने के लिए। द पोएम इन द एंड हाईलाइट्स द आयरॉनिकल ह्यूमन प्रिडिकेमेंट, नज़म आखिर में रोशनी डालती है द आयरॉनिकल ह्यूमन प्रिडिकेमेंट, तंजिया इंसानी परेशान कुन सूरत हाल की। which involves artificiality and hypocrisy, जो शामिल करती है बनावट को और मुनाफकत को। अंडरलाइंग ह्यूमन रिलेशनशिप, जो इंसानी तल्लुकात के नीचे पड़ी हुई है, की बुनियादी है। बट द हेल्पलेस इनएविटेबल एग्रीइंग टू प्ले अ रोल इन द मॉक शो, लेकिन बेयारो मददगार लाजमी तौर पर इत्तफाक करना, राजी होना, टू प्ले अ रोल, एक किरदार अदा करने के लिए। इन द मॉक शो, मजाक के शो में, मेले में, तखलावे में। फॉर लाकिन सोशल हॉबनॉबिंग, लाकिन के लिए मुआशरती मिलजुल कर पीना। इज अ मीनिंगलेस प्रीटेंस, एक बेमानी बहाना है। समथिंग ऑफ अ, कुछ ऑफ अ का, वेन ग्लोरियस पुट अप गेम in which dissenters participate without genuine enthusiasm, एक शेखीबाज या खुद पसंद पुट अप गेम, जो गेम बनाते हैं जिसमें इख्तलाफ करने वाले शरीक होते हैं, शमूलियत करते हैं बगैर असली जज्बे के। सेल्स द मैन इज अ सैटिरिकल पोएम, एक तंजिया नज़म है अबाउट मैरिज, शादी के बारे में। विच इज कंट्रास्टेड विद बैचलरहुड, जो कि कंवारेपन का उल्ट है। द पोएट सेज दैट आर्नल्ड मैरिड टू अर्न, शायर कहता है कि आर्नल्ड ने शादी की कमाने के लिए। एंड प्रोवाइड फॉर हिज वाइफ एंड किड्स, और अपनी बीवी और बच्चों को फराहम करने के लिए। ही मैरिड हर टू स्टॉप हर गेटिंग अवे, उसने उसे शादी की उसे रोकने के लिए, गेटिंग अवे, दूर जाने से। ही स्टिल डिड इट फॉर हिज ओन सेक, फिर भी उसने इसे अपनी ही खातिर किया। द मैरिड मैन, द पोएट इम्प्लाइज, इज नो लेस सेल्फिश देन द बैचलर, शायर का मतलब है कि शादीशुदा आदमी कम खुदगर्ज नहीं है
द बैचलर कंवारे से, ही बिलीव्स दैट मैरिज इज अ लवलेस बॉन्ड, वो यकीन रखता है कि शादी एक बगैर मोहब्बत के बंधन है, इन विच टू पर्सन्स लिव इन डिसएग्रीएबल स्टेट, जिसमें दो शख्सियात रहती हैं नापसंद हालत में। सिमिलरली द पोएम कॉल्ड हाईवे विंडोज, इसी तरह से नज़म हाईवे विंडोज is an ironic tribute to the sexual freedom of the 1960s, एक तंज़िया खराज अकीदत है जिनसी आज़ादी के लिए ऑफ द 1960s, 1960 की दहाई में। Though the closing lines of this poem are written in an entirely different vein, अगरचे क्लोजिंग लाइन करीब करने वाली सतरें जो है इस नज़म की लिखी गई हैं मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ रग में। इन द ओपनिंग स्टैंजा ऑफ दिस पोएम, इस नज़म के इब्तदाई स्टैंजा में किताब में लाकर रिफर्स टू अ कपल मेकिंग लव टू ईच अदर, एक जोड़े का हवाला देता है एक दूसरे से मोहब्बत करते हुए। व्हाइल द गर्ल इज फीलिंग परफेक्टली सिक्योर, जबकि लड़की मुकम्मल तौर पर महफूज महसूस करती है। बिकॉज शी आइदर टेक्स पिल्स, क्योंकि या तो वो दवाई खा लेती है, गोलियां मेडिसिन ले लेती है, पिल्स ले लेती है, और वियर्स अ डायाफ्राम टू वार्ड ऑफ प्रेगनेंसी, या डायाफ्राम पर्दा शिकम पहन लेती है प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, हमल को रोकने के लिए। There is obvious irony in the poem Dakri and Son, नज़म डाकरी और सन में नज़म में वाज़े तौर पर तंज है। Though the ending is serious, अगरचे इख्तिताम संजीदा है, and even melancholic, और यहाँ तक के तकलीफ दे है। In this poem Larkin pokes fun at Dakri for having a wife and a son, इस नज़म में लार्कन मजाक को छेड़ता है डाकरे पर। फॉर हैविंग अ वाइफ एंड अ सन, एक बीवी और बेटा रखने पर। वाइल ही हिमसेल्फ हैज नाइदर, जबकि वो बजाते खुद नहीं रखता है। लार्किन एट्रीब्यूट्स पीपल्स ईगरनेस टू गेट मैरिड, लार्किन लोगों की शौक को, शादी करने के शौक को मंसूब करता है। एंड बी गेट चिल्ड्रन टू कस्टम एंड नॉट टू एनी फंडामेंटल डिजायर, और बच्चों को जन्म देने के लिए रस्म के मुताबिक, एंड नॉट टू एनी फंडामेंटल डिजायर, और ना किसी बुनियादी ख्वाहिश के लिए। बेस्ड ऑन प्रेशियस वैल्यूज ऑफ लाइफ, जिंदगी की कीमती इकदार पर मबनी किसी बुनियादी ख्वाहिश के लिए नहीं। चर्च गोइंग इज अ पोएम, चर्च गोइंग एक ऐसी नज़म है इन विच लॉर्कन एम्प्लाइज आयरनी टू मॉक एट एन एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन, जिसमें लार्कन आयरनी इस्तेमाल करता है मजाक उड़ाने के लिए। एन एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन, एक कायम शुदा इदारे का, नेमली द चर्च, जिसका नाम चर्च है। इवन दो द पोएम एंड्स विद अ वेरी सीरियस स्टैंजा हैविंग अ प्रोफाउंड सिग्निफिकेंस, यहाँ तक कि नज़म ख़त्म होती है बहुत ही संजीदा किता के साथ, हैविंग अ प्रोफाउंड सिग्निफिकेंस, बड़ी गहरी अहमियत रखते हुए। देयर इज आयरनी बिहाइंड द वेरी टाइटल ऑफ दिस पोएम, इस नज़म के ख़ास अनवान के पीछे तंज है। अपेरेंटली द टाइटल रिफर्स टू पीपल्स कस्टम, ज़ाहरी तौर पर टाइटल अनवान हवाला देता है लोगों के रस्म का। आप गोइंग टू चर्च, चर्च जाने की रस्म का। ऑन संडेज टू ऑफर प्रेयर्स, इतवारों को इबादत करने के लिए। एंड आल्सो ऑफ गोइंग टू चर्च ऑन स्पेशल ओकेजन्स, और चर्च में ख़ास मौके पर भी जाने के लिए। सच एज मैरिज, जैसा कि शादी, बर्थ पैदाइश, एंड ऑन डेथ और मौत पर। द टाइटल आल्सो रिफर्स टू द डिक्लाइन ऑफ द चर्च, टाइटल अनवान चर्च के जवाल का भी हवाला देता है। देन द पोएट स्पीक्स आयरोनिकली,
फिर शायर बात करता है तंज़िया तौर पर अबाउट हिज रेवरेंस फॉर द चर्च, चर्च के लिए अपने एहतराम के बारे में। व्हेन ही सेज दैट, जब वो कहता है कि बीइंग हेडलेस, हेड के बगैर होते हुए, ही टुक ऑफ हिज साइकिल क्लिप्स इन ऑकवर्ड रेवरेंस, उसने अपने साइकिल के क्लिप्स को उतार दिया इन ऑकवर्ड रेवरेंस, बदसलीका अदब या एहतराम के साथ। बिफोर एंटरिंग द चर्च, चर्च में दाखिल होने से पहले, ही आल्सो एम्प्लॉयज आयरनी, वो आयरनी भी इस्तेमाल करता है। व्हेन ही अटर्स द वर्ड्स, जब वो ये अल्फाज कहता है, हियर एंडथ इंस्टेड ऑफ द वर्ड आमीन, यहाँ ख़त्म होता है बजाय लफ्ज़ आमीन कहने के। देन ही डोनेट्स आयरिश सिक्सपेंस, फिर वो आयरिश सिक्सपेंस अतिया देता है। देयर इज आयरनी आल्सो इन हिज रिमार्क, उसके इस जुमले में भी आयरनी है, तंज है। दैट सर्टेन चर्चेस वुड बिकम म्यूजियम्स, के ख़ास चर्च म्यूजियम बन जाएंगे, यानी बाज चर्च अजायब घर बन जाएंगे। विद देयर पार्चमेंट, अपने चर्मी कागज के साथ, प्लेट एंड PYX के साथ, ऑन डिस्प्ले, नुमाइश पर। द वेरी अलिट्रेशन एड्स टू द आयरनी, खास हम आवाज हर्फ अजाफा करता है टू द आयरनी, तंज में। देन द पोएट स्पीक्स आयरोनिकली अबाउट सुपरस्टिशियस विमेन, फिर शायर तवहम परस्त ख़वातीन के बारे में तंज़िया तौर पर बात करता है। नेक्स्ट ही स्पीक्स आयरोनिकली अबाउट द काइंड ऑफ पीपल, आगे वो उन किस्म के लोगों के बारे में तंज़िया बात करता है। हु माइट कंटिन्यू टू विजिट द चर्च इवन आफ्टर इट इज़ डिलेपिडेटेड, जिनको यहाँ तक के जारी रखना चाहिए चर्च में जाना, यहाँ तक के इसके खस्ता हाल होने के बाद। He speaks ironically about the last visitor, वो तंज़िया तौर पर बात करता है आखिरी आने वाले के बारे में। Who might represent Larkin himself, जो हो सकता है कि लार्कन बजाते खुद अपने आप को जाहिर कर सकता है। As a bold and uniformed man, एक बेजार और वर्दी वाला आदमी, यकसा या यकसानियत वाला आदमी। Feeling inclined to visit a church despite his loss of faith, feeling inclined to visit, चर्च में जाने का रुझान रखने का एहसास करते हुए, despite his loss of faith, अपने ईमान या यकीन के नुकसान के बावजूद। Irony also prevails in Mr. Bellini, Mr. Bellini पोएम में भी तंज फैल जाता है। The room in which Mr. Bellini lived was very shabby, वो कमरा जिसमें मिस्टर बेलिनी रहता था बहुत खस्ता हाल था। And the view from its window was shabby also, और नज़ारा उसकी खिड़की से also shabby also भी खस्ता हाल था। Then the poet lies down on the bed, फिर शायर उस बेड पर लेटता है। Where Mr. Bellini used to lie, जहाँ पर मिस्टर बेलिनी लेटा करता था। And snubs his cigarettes on the same saucer, और उसी सासर पर, उसी प्लेट पर सिगरेट को सूंघता है। नेक्स्ट द पोएट स्पीक्स आयरोनिकली अबाउट द जैबरिंग रेडियो सेट, आगे शायर तंज़िया तौर पर जैबरिंग रेडियो सेट के बारे में बात करता है। टू ड्राउन द नॉइस विद कॉटन, कॉटन के साथ, कपास के साथ शोर का डूब जाना। The poet ironically speaks ironically about Mr. Bellini is going to stay with some folk in Frinton to spend his summer holidays. शायर तंज़िया तौर पर बात करता है, तंज़िया तौर पर मिस्टर बेलिनी के क़याम करने के बारे में, अपनी मौसम गर्मा की छुट्टियाँ फ्रिंटन में अपने रिश्तेदारों के साथ क़याम करने के बारे में, ठहरने के बारे में। फाइनली द पोएट स्पीक्स आयरोनिकली, आखिर में शायर तंज़िया तौर पर बात करता है अबाउट द थाट, उस सोच के बारे में
that this room was his home, कि ये कमरा उसका घर था. The poem is an ironical portrayal of Mr. Bellini. नज़म एक तंज़िया तस्वीर है मिस्टर बेलिनी की. But at the same time, लेकिन उसी वक़्त the poet portrays himself in an ironical manner. लेकिन शायर portrays himself, अपनी तस्वीर खींचता है, पेश करता है, in an ironical manner, तंज़िया अंदाज में, partly by indicating the resemblance between himself and Mr. Bellini. कदरे इशारा करते हुए अपने और मिस्टर बेलिनी के दरमियान मुशाबहत का इशारा करते हुए. And partly by bringing the wide difference of thought between himself and Mr. Bellini. और कदरे by bringing the wide difference, वसी इख्तलाफ या फ़र्क लाते हुए, of thought, सोच का, between himself and Mr. Bellini, अपने और मिस्टर बेलिनी के दरमियान. The intellectual man and the man who earned his living by manual work. एक दानिश्वर आदमी और एक वो आदमी जो अपनी रोज़ी कमाता था by manual work, दस्ती यानी हाथ से काम करके. Thus irony, wit and style make his poetry exciting. इस तरह तंज, हाज़र जवाबी या जहानत और तारीज़ यानी तंज make his poetry exciting, उसकी शायरी को जज्बात अंगेज बनाते हैं, and interesting और दिलचस्प बनाते हैं. It is the most conspicuous feature of his poetry, कि उसकी शायरी का बहुत ज़्यादा मशहूर खसूसियत है, ये उसकी शायरी की बहुत ज़्यादा मशहूर खसूसियत है. लेकिन uses irony, wit and style, लेकिन तंज, हाज़र जवाबी या जहानत और तारीज़ यानी तंज इस्तेमाल करता है for comic purpose, मज़ाहिया मकसद के लिए, and also to poke fun at himself, और अपने आप पर मज़ाक को छेड़ने के लिए भी. Dear students, इसके साथ ही use of irony, wit and style in Philip Larkin's poetry का क्वेश्चन ख़त्म होता है. तो नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.